मिलवाते हैं कि ये नया स्टूडेंट है, देरी से आया है, बस इसको वेलकम कर लो। इसके पास काफी बढ़िया स्किल है और ये भी आने वाले एक्सचेंज कंपटीशन के अंदर परफॉर्म करेगा तुम्हारे साथ में। इन्हीं में से एक लाल बालों वाला बंदा था जो कि यहाँ पे शक कर रहा था कि जाओ शायद से यहाँ पे पैसे दे के आया है, इसलिए वो उसे कहता है स्किल्स तो इसके पास नहीं है, चुपचाप बात ये मान लो ना। लेकिन टीचर उसे डांट के चुप कराते हैं, तुम्हें कि सही से बोलो भाई, ऐसी चीजें नहीं होती है। लेकिन वो बंदा नहीं मान रहा था और जाओ के पास स्किल्स है या नहीं है पता लगाने के लिए वो उसे चैलेंज कर देता है। इस पे सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। बाय द वे, रेड बाल वाले बंदे का नाम यहाँ पे वेन हाउ था, जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स में से एक था। इसके बाद हम लोग दो मेन स्टूडेंट्स को और देखते हैं जिनके बाल जिसे कलरफुल हो जाए समझ जाओ ये मेन है। वो टीचर जाओ से कहते हैं कि यहाँ पे फॉर्मल चैलेंज होते हैं, लेकिन जब तक दूसरी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती तब तक कोई भी यहाँ पे जबरदस्ती फाइट नहीं कर सकता है। लेकिन जाओ इस चैलेंज को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे पक्का पता था कि ये लोग उसे परेशान करेंगे, इसलिए पहले ही शांत कर दो और साथ ही में यहाँ पे कॉम्पिटिशन के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो टीचर प्रिंसिपल को भी बता देता है कि जाओ ने डायरेक्ट यहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो प्रिंसिपल भी परेशान हो जाता है और टीचर आगे से बताता है कहीं वो पिट ना जाए। तो फिर जो बाकी लोग थे वो भाई वो को यहाँ पे एकदम पुश कर रहे थे कि मार दे इसको, मार दे। तो फिर प्रिंसिपल अपने मन के अंदर सोचता है कि ये भी बढ़िया रहेगा यहाँ पे जाओ की जो स्ट्रेंथ है ये चेक करने का, इसलिए वो यहाँ पे इस चैलेंज को अप्रूव कर देते हैं। जिसपे टीचर आना चाहता है कि कैसे बलि चढ़ा रहे हो भाई अपने ही बच्चों की। खैर क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आ गए थे इसलिए चुपचाप यहाँ पे चैलेंज को करवाया जाता है और उन लोगों से बताया जाता है मुंह पे ही मारोगे तो जीत होगी, और हाँ जान से नहीं मारना है, नॉर्मल से ही फाइट है, हाथ पैर ही तोड़ना बस एक दूसरे के। इसके बाद वो लोग एक दूसरे को अपना लेवल दिखाते हैं जो कि बराबर ही था, ई रैंक लेवल 2। और टीचर लोगों से बता देता है कोई भी वनरेबल जगहों पे नहीं मारेगा, पता चले एक दूसरे के गोटे फोड़ दो, दिक्कत हमें हो बाद में। कोई भी किलिंग मूव नहीं होगा और मैच के बाद हित भावना तो बिल्कुल भी ना रखना, भूल जाना, भाई की तरीके ट्रीट करना एक दूसरे को, फेस पे मारना पूरी तरीके से यहाँ पे सरेंडर के बराबर होगा। या तो खुद भी सरेंडर कर दो तो मुंह पे खा के सरेंडर हो जाओ, चॉइस इज योर। इसके बाद चैलेंज को शुरू कर दिया जाता है। शुरू होते ही यहाँ पे वेन हाउ सीधा अटैक करता है, यही सोचते हुए कि वो ऑफ गार्ड पकड़ लेगा। उसको लग रहा था कि जितना बाएं हाथ का खेल होगा, लेकिन उतने में यहाँ पे जाओ उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है क्योंकि उसने अटैक को पहले ही गेस कर लिया था। जिसके बाद वो दूसरे अटैक को भी इजीली ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद इसी तरीके से वो उसी की स्पीड के साथ रिएक्ट करते हुए अटैक को डॉज एंड ब्लॉक करते जा रहा था, जिससे वेन हाउ को समझ में आ जाता है कि इसी तरीके से डॉज करते ही रहेगा, उसे यहाँ पे कोई दूसरी तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसलिए जब वो अगली बार यहाँ पे किक मारता है तो उसका वो यहाँ पे एंगल ही चेंज कर देता है, एक कॉम्बैट टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम हुक विंड किक था। वो किक यहाँ पे जाओ को लगती तो है लेकिन उसने फोरआर्म की मदद से उसे ब्लॉक कर लिया था। और वेन हाउ की यही चाल थी क्योंकि इस किक को अगर तुम ब्लॉक भी कर लो तो भी ये कुछ टाइम के लिए तुम्हारे ऊपर इंपैक्ट छोड़ती है और उतने टाइम तुम पूरी तरीके से वनरेबल हो जाते हो। वनरेबल का मतलब किसी भी तरीके से अटैक हो सकता है तुम्हारे ऊपर। लेकिन वेन हाउ अगला मूव कर पाता उससे पहले यहाँ पे जाओ अपनी फ्लैंक किक उसके मुंह के ऊपर दे मारता है, जिससे वेन हाउ हैरान होता है कि इसको यहाँ पे कॉम्बैट टेक्निक के बारे में कैसा पता है। हालांकि वो दोबारा यहाँ पे खड़ा होने के बारे में सोच ही रहा था, उतने में ही यहाँ पे जाओ तेजी से उसके मुंह के ऊपर पंच मारने को आगे बढ़ता है, लेकिन पंच मारता नहीं है, बस नाक को पुच्ची देख के अपने हाथ को पीछे कर लेता है, ये कहते हुए कि मैं जीत गया। जिससे वेन हाउ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो इतनी इजीली यहाँ पे हार गया और साथ ही में बाकी लोग भी। हालांकि जाओ पूरी तरीके से चिल था क्योंकि उसे पता था कि वो यहाँ पे जीत ही जाएगा। तो टीचर भी जाओ को इस तरीके से परफॉर्म करता हुआ देख के हैरान हो गए थे क्योंकि वेन हाउ ने यहाँ पे स्पेशल प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली हुई है, इसलिए वो इतनी बुरी तरीके से हारेगा उसने ये नहीं सोचा था। वो जाओ के जितने भी रिफ्लेक्सेस थे और जो उसकी फिजिकल एबिलिटी थी वो भी टॉप नॉच थी, इसलिए प्रिंसिपल ने हिंदी में बोल दिया था कि लौंडे के ऊपर नजर रखना। उतने में प्रिंसिपल भी यहाँ पे आ जाते हैं जो कि जाओ को कुछ बताने के लिए आए थे, जिसके बाद वो उसे अपने साथ लेके जाते हैं। वो लोग पिंक बालों वाली लड़की को देखते हैं जो कि ये कहती है हमारे पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट आया है। वो ब्लोंड हेयर वाला लौंडा बोलता है कि ये हमारा पक्का अंडरलिंग बनेगा, जिसपे पिंक बालों वाली लड़की आगे से कहती है दूध पियो जाके तुम प्रोटीन के साथ में पहले। वो प्रिंसिपल जाओ से पूछता है कि क्लास तुम्हें कैसे लगी, जिसपे जाओ आगे से कहता है सब कुछ बढ़िया है लेकिन क्लासमेट्स कुछ ज्यादा ही गर्म खून के हैं, लड़ने को आतुर रहते हैं। जिसपे प्रिंसिपल कहते हैं कि पावरफुल प्रोफेट्स ऐसे ही रहते हैं, तुम भी समझ जाओगे कुछ दिनों के अंदर ही। हाँ, ओरेकल को इन लोगों ने प्रोफेट्स कर दिया है, डिफरेंट ट्रांसलेटर डिफरेंट चॉइस। जाओ को यकीन हो जाता है कि प्रिंसिपल अब उसके ऊपर भरोसा करने लगे हैं, इसलिए वो लगे हाथों पूछ लेता है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे जल्दी पैसा बनाया जा सके। जिसपे प्रिंसिपल आगे से यही बोलते हैं कि तुम्हारी उम्र में बच्चों को पढ़ाई के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिसके बाद तुम फ्यूचर में और भी ज्यादा मनी कमा पाओगे। अगर तुम्हारी फैमिली के अंदर कोई दिक्कत है तो हमें बताओ ना, हम तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस को कवर करेंगे। अब प्रिंसिपल को कौन बताए भाई, महीने की उसकी 1.5 मिलियन की किस्त कटती है। जिसपे वो यही बोलता है कि कैजुअली पूछ रहा था, बाद में वो मन के अंदर यही सोचता है कि अगर स्कूल को पता चल गया कि स्टूडेंट यहाँ पे भारी ज्यादा लोन लिए हैं तो फिर उनके ऊपर यहाँ पे काफी सारे एलिगेशन लग सकते हैं, बेसिकली उन्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। इसलिए जाओ को कहीं बाहर से पैसे कमाने के बारे में सोचना पड़ेगा। उतने में ही जाओ के पास वही लड़का आता है जो कि उसे पूछता है कि प्रिंसिपल तुमसे एकदम सीक्रेटली बात कर रहे थे, आखिर हो कौन तुम, कहाँ से आए हो। इसके बाद में इस लड़के का नाम पता चलता है जो कि सेन जिया रुई था, और वो पिंक बालों वाली लड़की भी आ गई थी जो कि यहाँ पे उसे कहती है ये बंदा ऐसे ही चिपकू है, ज्यादा ध्यान न देना इसके ऊपर। इसके बाद हमें इसका भी नाम पता चलता है जो कि साउजिया था। और फिर साउजिया उसे कहती है कि हम एक तरीके से तुम्हारे सीनियर्स हुए, इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक पूछो। इसके बाद वो अपने आप में एक टीम
बना लेते हैं। ये कहते हुए कि हम लोग 3 इंसानों की टीम हुए। इसके बाद सन यहाँ पे जाओ से पूछता है कि तुमने जो टेक्निक यहाँ पे मार्विन को हराने के लिए, सॉरी वेन हाउ को हराने के लिए यूज की थी वो कौन सी थी। जिसपे जाओ आगे से बताता है रिफ्लेक्सेस थे, वो कोई टेक्निक नहीं थी। जिसपे सन आगे से कहता है वो मूव ब्रूटल था। अगर वेन हाउ को पता चला कि तुमने वो रिफ्लेक्स में ही उसके ऊपर जड़ दिया था, बौखला जाएगा वो। दोबारा ना बोलना ये वाली बात, दिल भी लग जाएगी बंदे की। जब से वो सरला टेक्निक सीखा है अपनी, तब से वो शो ऑफ मार रहा था। फिर इसके बाद साउथ आगे बढ़ती है और बताती है कि कॉम्बैट टेक्निक्स यहाँ पे पावरफुल स्पेशल मूव्स होते हैं जिनको यहाँ पे ओरेकल से सीखते हैं स्क्रोल या फिर मेमोरी स्टोन के जरिए। और साथ में ये आगे जाके जो नॉर्मल मूव रहते हैं ये एक पावरफुल डिफेंड इफेक्ट भी मार देते हैं। बेसिकली अगर तुम्हारा वाटर टाइप का कोई सिस्टम होगा तो तुम वाटर मूव्स के अंदर उनको बदल पाओगे। इसलिए यहाँ पे कई सारी कॉम्बैट टेक्निक होती है और जो पावरफुल ओरेकल्स रहते हैं वो यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं अपनी कॉम्बैट टेक्निक से हिसाब से। जिसके बाद सन यहाँ पे जाओ को उस कॉम्बैट टेक्निक के बारे में बताता है जो वेन हाउ ने इस्तेमाल की थी। जिससे जाओ मन के अंदर सोचता है कि इसीलिए वो उसे ब्लॉक नहीं कर पाया था। वही जाओ को याद आता है अगर वो उसके पास भी इसी तरीके की कॉम्बैट टेक्निक होंगी तो फिर शायद से वो यहाँ पे कंपटीशन के जरिए और भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। इसीलिए वो उन दोनों से पूछता है कि ये कॉम्बैट टेक्निक रेयर होती है क्या। जिसपे सन बताता है इतनी भी नहीं, लेकिन जैसे इनकी रैंक बढ़ती जाती है और ये स्ट्रॉन्ग बनती जाती है तो ये मिलना रेयर हो जाती है। स्कूल जो प्रोवाइड करता है वो बेसिक रहती है, लेकिन जो पावरफुल टेक्निक रहती है उन्हें तुम्हें खरीदना पड़ेगा या फिर तुम्हारा कोई बढ़िया दोस्त हो जो तुम्हारे साथ इन्हें शेयर कर सके, फिर तो बल्ले बल्ले। जिसके बाद वो ऑर्डिनरी मार्केट प्राइस भी बताता है जो डी रैंक की टेक्निक रहती है वो ज्यादातर 5 लाख की होंगी। जिसपे जाओ अपने मन के अंदर सोचता है इतने में तो मेरी किस्तें निकल जाए। और फिर वो दोनों बताते हैं कि उनके पास टेक्निक्स है और वो यहाँ पे जाओ के साथ शेयर कर सकते हैं। जिसपे जाओ अपने मन के अंदर सोचते हैं ये लोग 5 लाख की टेक्निक यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि लॉलीपॉप हो, ये पक्का साले अमीर होंगे। जिससे जाओ को आइडिया आता है कि वो इनसे पैसों के बारे में पूछ सकता है। इसलिए जाओ इन लोगों से ये बोलता है कि उसे टेक्निक चाहिए लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, क्या कोई तरीका जिससे वो जल्दी पैसे कमा सके। सर आगे से सबसे बेस्ट आइडिया देता है बैंक लूट लो। जिसमें जाओ आगे से कहता है कि इतना भी इजी नहीं चाहिए। जिसपे सन आगे से बताता है तो फिर सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे धनी राम बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, वो भी हाई प्राइस पे। वो है ब्लैक वाटर जोन। वहीं पे ही कोई चमत्कार हो सकता है और धनी राम तुम्हारे खुद पास में आएंगे। हालांकि साउथ हसैन को डांट देते हैं ये सब बताने से, क्योंकि ये काफी ज्यादा रेयर चीज है। बेसिकली ब्लैक वाटर एकदम इलीगल जगह है, इसलिए टीचर को पता चला तो वो उनकी कसके कुटाई लगा देंगे। इसलिए संजाओ से ये कहता है वो तो मजाक कर रहा था, भूल जाओ इस बारे में, बैंक लूटना ज्यादा इजी रहेगा। इसके बाद वो पूछते हैं कि पैसों की कितनी कमी है। जिसपे जाओ आगे से बताता है 3 लाख। तो ये लोग घबरा जाते हैं कि इतने ज्यादा कम कैसे हो सकते हैं भाई। इसके बाद वो लोग अपना अपना बैंक चेक करते हैं तो ये भी गरीब थे। वही जाओ ने मन बना लिया था कि ब्लैक वाटर चल के देखते हैं कौन सी जगह है, शायद से कोई चमत्कार हो जाए। इसलिए वो सीधा टिकट बुक करता है और सीधा ब्लैक वाटर पे अपनी एंट्री मारता है, वो भी गूगल मैप का इस्तेमाल करते हुए। किस्मत अच्छी है सही जगह पहुंच गया, नहीं तब तक मैं कभी नहीं पहुंचा सही जगह पे। वही जाओ ने अपना रंग रूप बदल लिया था ताकि उसे कोई पहचाने नहीं। जिसके बाद वो यहाँ पे बॉस से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है अंदर क्या होगा, लेकिन शायद से यहाँ पे बॉस इतने समय था नहीं। तो जाओ ये सोचता है कि ये जगह इतनी भी ज्यादा भाई नहीं है तो फिर वो अकेला ठीक ही रहेगा, और अगर कुछ होता भी है तो वो दुम दबा के भाग लेगा। इसलिए वो चुपचाप ब्लैक वाटर जोन के अंदर एंट्री मार लेता है। और बाय द वे ब्लैक वाटर जोन जाना है तो वो इस दरवाजे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके जरिए ब्लैक वाटर जोन जा पाओगे। वही पेजाओ जब अंदर जा रहा था तो फिर कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। वही पेजाओ जैसे ही अंदर एंट्री मारता है तो ये सच में मिरेकल लैंड था। दरवाजे से अंदर आने के बाद में ऐसा लगता है तुमने टेलीपोर्ट मारा है, एकदम बड़ी सी सिटी के अंदर आ गए तुम। हालांकि यहाँ के हालात किसी भी इलीगल जगह से कम नहीं थे। लोग मस्त जहाँ पे पड़े हुए हैं वहीं पे पड़े हुए हैं। इलीगल ट्रेड बड़ी आसानी के साथ चल रहे हैं और सोने पे सुहागा ये पूरी जगह से लॉलेस जगह है। बेसिकली यहाँ पे नियम का कुछ भी नहीं है, जैसे चाहे वैसे पैसे कमा सकते हो, छीनना पड़े छीन लो, मांगना पड़े मांग लो। और जाओ को भी पता था कि उसका कुछ लोग पीछा कर रहे थे। वो लोगों से कहता है मेरे पैर थक गए, तुम्हारे नहीं थके क्या भाई, कब तक फॉलो करोगे। वहीं पे ये लोग जाओ को गलत समझ रहे थे। इन लोगों को लग रहा था कि जाओ यहाँ पे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो कि यहाँ पे थ्रिल लेने के लिए आया हुआ है इस तरीके की जगह पे। इसलिए लोगों का प्लान यही था कि ये लोग सबसे पहले यहाँ पे जाओ को लपेट लेंगे और इसके बाद उसके बाप को फोन लगा के बताएंगे कि तोहार बिटवा हमारे पास में बा, धनी राम के दर्शन कराओ तब इसे जाने देंगे। जिसमें जाओ अपने मन के अंदर सोचता है इन्हें पता चला कि मेरे ऊपर ही कर्ज है, ये रो देंगे। शकल सूरत अच्छी है, ये थोड़ी नहीं कि साला अमीर बाप का बेटा होऊंगा, मैं गरीब ही हो सकता हूँ। जिसके बाद वो लोग जाओ को बड़े हिंदी में समझाते हैं कि चुपचाप हमारे साथ कोऑपरेट करो और थोड़ा सा माल इधर भी दे दो, धनी राम के दर्शन कराओ तो हम तुम्हें जाने देंगे। जाओ उससे कहता है बड़े रूड हो, पैसा मेरे पास ही नहीं, तुम्हें कहां से दे दूं। जिसके बाद उसके सर के ऊपर टपली मारता है तो उस बंदे का सर बॉल की तरीके सर से सीधा जमीन पे जा लगता है और दोबारा ऊपर आता है। वहीं पे उसके जो साथी थे वो अपने भाई को इस तरीके से जमीन पड़ा हुआ देख के कैसे हैरान हो जाए, इसलिए वो चुपचाप अपने हथियार बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद वो जाओ को खर्चा पानी देने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे, उतने में ही कोई तीसरा बंदा इनके ऊपर 2 बक्से फेंक के मारता है जिससे इनका बैलेंस बिगड़ता है। जिसके बाद वो एक खटाक से जाओ के सामने आता है और उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है। आंखों से ही पता चल रहा है कि लड़की है ये। जिसके बाद वो लड़की जाओ से कहती है कि हम लोग यहाँ पे सेफ है। वो जाओ उसको शुक्रिया कहता है। हालांकि वो यहाँ पे उन दोनों ने से कुछ सवाल जवाब पूछना चाहता था क्योंकि वो पहली बार यहाँ पे आया है। लेकिन कमाल की बात ये थी कि वो लड़की यहाँ पे जाओ को पहचानती थी। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे। हालांकि वो बाद में याद करती है कि उसे तो अंडर कवर रहना था,
था, इसलिए वो अपनी पहचान छुपाने लगती है। तब तक जाओ से पूछता है तुम मेरे को जानती हो क्या, जिससे उस लड़की को सुकून आता है कि जाओ उसको नहीं पहचान पाया था अभी तक। इसलिए वो उससे कहती है कि मुझे नहीं पता, बस मैंने तुम्हारा यहाँ पे नाम देख लिया जो कि तुम्हारे यहाँ पे टैग पे लगा हुआ है। पर ये स्कूल टैग था, बेसिकली अगर कोई स्कूल का बंदा इसे देख ले तो तुरंत पहचान जाएगा कि ये कहाँ से आया है। लेकिन वो लड़की इसे नहीं जानती, इसलिए अभी भी सेफ है। हालांकि वो लड़की उसे कहती है कि इस तरीके से ना घूमो, काफी ज्यादा खतरनाक जगह है ये, मैं तुम्हें बाहर लेके चलती हूँ। लेकिन जाओ उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो यहाँ पे किसी अर्जेंट काम से आया है, उसे जाना है। इसलिए वो चुपचाप यहाँ पे भाग लेता है। हालांकि वो इससे भी पूछना चाहता था कि धनीराम कमाने का कोई तरीका है, लेकिन अगर इसे पता चल गया कि वो स्टूडेंट है तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो तुरंत भाग लेता है। और फिर उस लड़की को पूरा यकीन था कि ये जाओ ही है जिसको वो जानती है, लेकिन जाओ उसे भूल गया है या फिर वो नाटक कर रहा है। हालांकि उसे ये भी पता है कि ये साला स्टूडेंट है, लेकिन इसके बावजूद गलियों में घूम रहा है, इसका मतलब यही है कि ये साला चोर बन गया है। फिर इसके बाद जाओ एक मास्क वाले बाबा के पास जाता है और एक 10 रुपए का मास्क खरीदता है, और इसको पहनने के बाद में वो खुद को सेफ समझने लगता है कि अब उसे कोई भी नहीं पहचानेगा। उतने में एक बंदा उसके पास आता है जो कि सूंघ के बता देता है कि तुम लोकल नहीं हो यहाँ के, मैं तुम्हारा टूर गाइड बनने के लिए रेडी हूँ, बस थोड़ा सा खर्चा लगेगा। मुझे इन गलियों के चप्पे चप्पे के बारे में पता है, ये भी पता है कि कौन सा कुत्ता कौन से खंबे पे मुतता है। जिसपे जाओ से कहता है अरे इधर आओ राजा, तुम ही बताओगे धनीराम कहाँ मिलेंगे मुझे। जिसपे वो बंदा बेगोस, क्योंकि वो उसे ऐसी जगह पे लेके जाने वाला था जहाँ इसे कमीशन मिल जाएगा एक नया बकरा लाने के लिए जो कि हलाल होने वाला है। खैर ऑफ कोर्स एक ऐसी जगह जहाँ पे इजीली पैसा कमाया जा सके, वो और कुछ भी नहीं अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना है। ऑफ कोर्स शुरुआत हमारे सीधा मुंह तोड़ने से होती है। एक बंदा मुंह के ऊपर खटाक से पंच मारता है तो उसके दांत बाहर आके गिरते हैं। जाओ उसे पूछता है कि इसी जगह पे लेके आए हो क्या, जिसपे वो बंदा आगे से बताता है जल्दी धनीराम पाना है तो यही सबसे बढ़िया जगह है, और उसको ये भी बता देता है कि आज तो स्पेशल मैच है, जो भी यहाँ विनर होगा उसको यहाँ पे बोनस मिलेगा जो कि यहाँ पे सट्टेबाजी से मिलेगा। कई सारे चमन पूतिया यहाँ पे आते हैं जो कि अपना पैसा लगाते हैं, उन्हें ये लगता है कि वही जीतेंगे, लेकिन जीता असल में यहाँ पे एरिना का मालिक है। कोई भी हारे साला जीतता वही है। वो पैसा चेक करता है कि बंदा दिखने में वाले डरावना लग रहा है, लेकिन उसका लेवल एक ही है तो वो इजिली यहाँ पे जीत सकता है। साथ ही यहाँ पे टोटल प्राइस भी दिखाया जा रहा था जो कि 4 लाख के आसपास था, और ये बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे अपोनेंट बढ़ते जाएंगे। वो बंदा यहाँ पे जाओ को सट्टेबाजी सिखा रहा था कि इतने पे इतना मिलेगा, जिसपे जाओ आगे से कहता है पूरा माल चाहिए मेरे को, दूसरा तरीका बताओ। इस पे तो टूर गाइड भी हैरान था कि ये क्या बोल रहे हो, और इसके चेहरे से मुझे एक आवाज आ रही है, होश में आओ अभिजीत। खैर पूरा माल जीतने का एक ही तरीका था, एरिना में साक्षात उतरा जाए और सारे मैचेस जीते जाए, सभी को कूटने के बाद में तुम्हें सारा प्राइज मिल जाएगा। जिसके बाद हम उस लड़की को दोबारा देखते हैं जो कि यहाँ पे जाओ को जानती थी। ये भी जाओ को ढूंढते हुए यहाँ पे आ जाती है, और जब ये जाओ को एरिना के अंदर देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये वहाँ पे क्या कर रहा है। जिसके बाद हम लोग जाओ के सामने खड़े हुए उस फाइटर को देखते हैं जो कि जाओ से कह रहा था कि मैं ही जीतूंगा। उतने में ही जाओ उसके मुंह के ऊपर एक ही पंच मारता है और एक पंच के अंदर ही ढेर हो जाता है, और जाओ आगे से कहता है नेक्स्ट। जिसके बाद दूसरा बंदा आता है और वो भी बोल ही रहा था, उतने में ही जाओ उसके ऊपर भी पंच मारता है और वो दोबारा बोलता है नेक्स्ट। जिसके बाद तीसरा आता है जो कि सरेंडर करना चाहता था, लेकिन जाओ उसके ऊपर भी पंच मारता और बोलता है नेक्स्ट। वही जो एरिना का मालिक था वो परेशान था, उन लोगों ने जाओ को अंदर इसीलिए आने दिया था क्योंकि वो दिखने में कमजोर लग रहा था। सोच रहे थे कि धर के कूट देंगे, पैसे भी मिल जाएंगे और शो भी हो जाएगा, लेकिन अब बाजी उल्टी पड़ गई है। और ऊपर से जितने भी फाइटर थे वो सभी भाग लिए थे, ये कहते हुए कि ज्यादा जिंदा बचेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे ना, और बाकी जो लोग थे वो सभी रिफंड मांग रहे थे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर एरिना यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसलिए जो मालिक था वो आगे से कहता है कि वो लोग किसी भी यहाँ पे कीमत में जाओ को ऐसे ही जाने दे सकते पूरे प्राइस के साथ में, इसलिए अब उन लोगों को यहाँ पे उसी चीज को करना पड़ेगा। इसलिए वो अपने बंदे से कहता है कि उसको बाहर निकालो। वहीं पे हम लोग जाओ को देखते हैं जिसने आखिरी बंदे को भी निपटा दिया था, और ये जाओ का आखिरी चैलेंज होने वाला था। वहीं पे जाओ लोगों से कहता है डील हो गई भाई, पैसा मेरा हुआ। लेकिन उतने में ही जो ऑर्गेनाइजर था वो यहाँ पे एक और चैलेंज को शुरू कर देता है इस नाम पे कि वो लोग थ्रिलिंग बैटल को देखना चाहेंगे, इसलिए वो लोग एक और मैच यहाँ पे करवा रहे हैं। जाओ को पहले से ही पता था कि ये साले गंदी नाले के कीड़े हैं, इतनी जल्दी नहीं मानेंगे, इन्हें थोड़ा ताजा करना पड़ेगा। खैर इसके बाद जाओ के लिए उसका नया अपोनेंट लाया जाता है जो कि अपोनेंट तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो म्यूटेड निफलिन था, इल्फ के दूर के रिश्तेदार। खैर जो लोग उस निफलिन को ला रहे थे वो भी बेचारे घबराए हुए थे, वो जल्दी से उसे अंदर डालते और तुरंत भाग के दरवाजा बंद कर लेते हैं, कहते हुए कि हमारी जान छूटी। वहीं पे ज़ू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि उसकी फील्डिंग किस तरीके से सेट की गई है। खैर उस बंदे की गर्दन के ऊपर एक डिवाइस लगा हुआ था जो कि यहाँ पे जैसे ही एक्टिवेट होता है तो वो उठ के खड़ा हो जाता है। तो फिर वो निफलिन पूरी तरीके से डरावना था, खौफनाक था। एक बंदी तो घबरा जाती है, वो अपने बाबू के साथ चिपक जाती है। बाबू अपने मन के अंदर सोचता है कि तुम हो तभी डर खड़ा होने तो मेरा भी मुंह निकल गया था। वहीं पे जो लड़की थी वो भी यहाँ पे निफलिन को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ऐसी चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, और वो यहाँ पे अपनी एबिलिटी की मदद से इजिली जाओ को बाहर निकाल सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे एक्सपोज करनी पड़ेगी, और उनका जो मिशन है वो पूरी तरीके से डिस्क्लोज हो जाएगा। वहीं पे जाओ अपने मन के अंदर सोचता है कि मालिक की अभी जरूरत है तो मालिक यहाँ पे है नहीं, और ऊपर से जाओ की जो इंस्टिंक्ट
इंस्टिंक्ट थे वो चीख चीख कह रहे थे कि ये बंदा खतरनाक है, एक्सट्रीमली डेंजरस है, दूर रहो इससे। वहीं पे हम निफलिन के हाथों से एक वेपन निकालता हुआ देखते हैं, जैसे वुल्वरिन अपने क्लॉज निकालता है वैसे ही एक क्लॉज निकाल रहा था, लेकिन ये सिर्फ एक सिंगल स्टिक की तरीके था। लेकिन इसके बावजूद जब वो अपनी स्पीड दिखाता है तो जाओ के साथ साथ सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि वो इतनी तेजी से निकला था जैसे कि हवा को झोंका गया हो, और वो जाओ की गर्दन के ऊपर कट भी मारता हुआ गया था। यूं तो जाओ रिफ्लेक्स की मदद से डॉज काट लिया, नहीं तो उसकी मुंडी पड़ी होती यहाँ पे, और जाओ को समझ में आ जाता है कि ये चीज खेल नहीं रही है, ये उसे मारने वाली है। इसलिए वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता और पूरी ताकत के साथ फाइट करता है। लेकिन इसके बावजूद निफलिन उसे ओवर पावर करते हुए पीछे घसीटते हुए जा रहा था। इसलिए जाओ मजबूरन भाड़ी की शक्ति इस्तेमाल करता है और अपने लेवल को चेंज करके दोनों हाथों से निफलिन के सर के ऊपर गड़ाम से अपनी पसली दे मारता है। लेकिन इसके बावजूद निफलिन हार मानने का नाम नहीं लेता और दोबारा जाओ के ऊपर स्ट्राइक मारता है, जिससे जाओ को समझ में आ जाता है कि ये मूडी चमड़ी का है। इतना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मारने के बावजूद अगर उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ा तो भागने में ही ज्यादा भलाई है, और पास अगर वो क्लोज कॉम्बैट में रहेगा तो फिर ये उसके लिए और भी ज्यादा यहाँ पे डिसएडवांटेज में रहेगा, क्योंकि वो फास्ट है और ऊपर से उसके पास वेपन भी है। इसलिए जाओ को भी एक वेपन की जरूरत है। इसीलिए जाओ भागते हुए सबसे पहले एरिना के एकदम आखिर में जाता है जहाँ पे जालियां थी, और निफलिन जैसे उसके ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है तो उसका वेपन जाली में फंसता है, जिसके बाद वो उसे तोड़ देता है और उसी को एक डैगर के तरीके इस्तेमाल करते हुए निफलिन के गले के ऊपर स्ट्राइक मारता है। अटैक इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद लीथल था। अगर वो एक और इसी तरीके का हमला कर पाए तो फिर शायद से वो यहाँ पे इसका खेल खत्म कर सकता है। लेकिन उतने में ही निफलिन यहाँ पे एक गैस को रिलीज करता है जो कि उसका डिफेंस सिस्टम की तरीके था, और ऊपर से ये पॉइजनस गैस थी। जिसके बाद जाओ के ऊपर इसी तरीके से यहाँ पे हमले होने लगते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे गैस को कवर की तरीके इस्तेमाल करते हुए इधर उधर से जाओ की पीठ के ऊपर, गर्दन के ऊपर, हाथों के ऊपर स्लाइसेस मारते जा रहा था। वहीं पे जाओ खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा, तो क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहा था कि कहाँ से हमला हो रहा है। इसलिए जाओ आगे से यहाँ पे तीसरी आंख का इस्तेमाल करता है, बेसिकली सेंसेस एंड फोकस का। वहीं पे थोड़ा सा ध्यान लगाने के बाद में वो यहाँ पे उसको यहाँ पे निफलिन का हरा कलर का ऑरा दिखने लगता है, जिससे उसे लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, और वो उसी साइड पे यहाँ पे उसके ऊपर हमला करता है। सबसे पहले वो उसके यहाँ पे हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ को उसके धड़ से अलग कर देता है, और जब तक वो दर्द के झटके ले रहा था उतने में ही जाओ सीधा उसके मुंह के ऊपर हमला करता है। लेकिन अचानक से उसके दिल के ऊपर एक जोरों का झटका लगता है। ये वही झटका था जो कि बॉस ने बताया था कि मेरी पावर भाड़े पे इस्तेमाल ना करो, नहीं तो बॉडी एक्सप्लोड कर सकती है। ये वही वाला झटका था जिससे जाओ थोड़ी देर के लिए लड़खड़ाता है। उतने में ही यहाँ पे निफलिन को मौका मिल जाता है और वो इजिली दूसरे हाथ से जाओ के वेपन को दूर फेंकता है और उसके ऊपर अपनी जीभ से हमला करता है, जो डायरेक्ट उसकी पसली के अंदर घुस जाती है। लेकिन जाओ दोबारा भाड़े की शक्ति इस्तेमाल करता है, ये कहते हुए कि ये खत्म नहीं हुआ। जिसके बाद वो डायरेक्ट यहाँ पे निफलिन की जीभ पकड़ता है और उसको तेजी से अपनी तरफ खींचता है और उसके मुंह को पकड़ के मेरा फेवरेट मुंह परफॉर्म करता है। दोनों जबड़ों को पकड़ो ऊपर नीचे से और पूरी ताकत के साथ उन्हें खींचो। जिसके बाद क्या होगा, मोस्ट ब्रूटल वे ऑफ सोइंग योर एंगर। जिसके बाद वो यहाँ पे निफलिन को 20 से चीर देता है, वो भी कमर तक। जिसके बाद हम लोग रीना मालिक को देखते हैं जिसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद जब वहां से धुआं हटता है तो इन लोगों को ये लग रहा था कि जाओ का खेल खत्म हो गया होगा, लेकिन ये लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि निफलिन का खेल खत्म हो गया है, वो भी ब्रूटल वे में। वहीं पे वो लड़की भी हैरान थे कि ये साला कैसे जीत गया। वहीं पे निफलिन का मुंह नीचे फेंकने के बाद में जाओ घूरते हुए सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को देखता है, क्योंकि अब इनकी बिल्डिंग सेट होने वाली थी। वो पे बॉस का मुंह बन गया था, क्योंकि उसने यहाँ पे सब कुछ लगा के उसे निफलिन को खरीदा था, लेकिन वो भी गया और एरिना के पैसे भी। इसके बाद जाओ को बताया जाता है कि वो टूर्नामेंट को जीत गया है, वो स्टाफ के पास आ सकता है अपना प्राइज मनी लेने के लिए। इसके बाद एरिना के बैक स्टेज का होता है जहाँ पे जाओ को पैसे दिए जा रहे थे, जो कि पूरे टोटल पैसे थे 5,10,000। जाओ पैसे लेके जाने वाला था, उतने में ही बॉस यहाँ पे उससे कहता है कि तुम पैसे लेके नहीं जा सकते। जिसके बाद यहाँ पे मालिक उसे बताता है कि तुम अकॉर्डिंग यहाँ पे एरिना के हिसाब से पूरे पैसे लेके जा सकते हो, लेकिन तुम सिर्फ यहाँ पे 1,10,000 लेके जा सकते हो। जाओ उससे कहता है ये कौन सा गुड़ा भाग हुआ। जिसपे मालिक उसे बताता है कि उसकी वजह से जितने भी उसके कॉन्ट्रैक्ट फाइटर थे वो सभी भाग गए हैं, और ऊपर से जाओ ने उसके एक आदमी को भी मार दिया है। उन लोगों ने यहाँ पे उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद उसने एग्रीमेंट को तोड़ दिया, इसलिए उसको यहाँ पे कंपनसेशन देना पड़ेगा। जाओ उसे कहता है अच्छा। जिसके बाद वो अपनी लॉ की डिग्री झाड़ते हुए कहता है तुमने कभी नहीं बोला था कि एक्स्ट्रा मैचेस होंगे, ये मुझे अच्छे से पता था कि जब मैं स्टेज पे आया था। कोई भी सवाल जब यहाँ पे एडिटिटी से नहीं होंगे, जिसका मतलब डायरेक्ट है कि ये लाइफ एंड डेथ एग्रीमेंट होगा। इसलिए अपोनेंट को मारना या फिर छोड़ देना कुछ भी मायने नहीं रखता है, इसलिए अपोनेंट मरेगा या जिएगा सिर्फ फाइटर के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके बाद वो उन लोगों से हिंदी में बता देता है कि वो पूरे के पूरे पैसे लेके जाएगा, चवन्नी तक वो कम नहीं करेगा यहाँ पे। तो बॉस आगे से कट्टा बाहर निकाल लेता है, ये कहते हुए बहस करोगे मेरे साथ। तो जाओ उसके हाथ को पकड़ता है और गन के साथ उंगलियों को भी मसलते हुए कहता है रोक सकते हो तुम मुझे। ऑफ कोर्स बॉस की चीख निकल जाती है, सकी उंगलियों का पापड़ जो बन चुका था। इसके बाद वो सभी लोग जॉन विक वाले स्टाइल में जाओ के ऊपर कट्टा तान देते हैं हर एक तरफ से, जिसपे जाओ आगे से कहता है मादर फादर। जिसके बाद हर तरफ से सिर्फ गोलीबाजी की आवाज आ रही थी। वहीं पे वो लोग जब ऊपर देखते हैं तो फिर एक बॉडीगार्ड उड़ते हुए बाहर आके गिरता है। साफ पता चलाता है फ्लाइंग किक पड़ी है मुंह के ऊपर। जिसके बाद हम लोग अंदर का हाल देखते हैं तो फिर जाओ सबको खर्चा पानी दे रहा था अलग अलग एंगल से, और जो भी उसके रास्ते में आ रहा था वो उनको मुंह से पकड़ता और दीवार में दे मारता और साथ ही में अपने लिए रास्ता बनाते हुए जाता। वहीं पे वो सभी लोग उसके पीछे बढ़ जाते हैं
ये कहते हुए ये जाना नहीं चाहिए साला किसी भी कीमत पे। वो पे जाओ के हालात काफी ज्यादा खराब थे। एक तो उसकी हार्ट बीट कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है पहाड़ी पी ली गई ताकत की वजह से, और ऊपर से जो पसली के ऊपर दाग लगा था जीभ की वजह से वो कुछ ज्यादा ही गहरा होते जा रहा था, और इसी वजह से वो काफी ज्यादा थका हुआ है, ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाएगा। उतने में ही वो लड़की जाओ को पकड़ती है और अंदर गली में खींच लेती है, और वो लोग जाओ को नहीं ढूंढ पाते तो आगे बढ़ जाते हैं। वो पे जाओ को शुरुआत में यही लगता है कि ये भी पैसों के पीछे है, लेकिन वो साफ बता देती है कि अपनी ताकत बचा के रखो, मुझे एक सीक्रेट रास्ता पता है जहाँ से तुम सेफली बाहर निकल जाओगे। इसके बाद वो जाओ को एक सीक्रेट रास्ता बताती है, ये कहते हुए जल्दी निकल जाओ इससे पहले कि वो लोग पूरी एरिया को घेर ले। जाओ उसे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो खुद बोलती है कि जल्दी जाओ, तो उसे शुक्रिया बोल के तुरंत यहाँ से निकल जाता है। तभी उस लड़की के पास उसके कोऑर्डिनेट्स की तरफ से कॉल आता है, जो कि उससे कहते हैं कि तुम फिर गिड़िया मारने के लिए निकल गई। लेकिन वो लड़की आगे से बताती है कि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट है जो वो ग्रैंडपा को बताना चाहेगी, उसे यहाँ पे कुछ अजीब चीज मिली है। इसके बाद हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि अपने घर पे आता है और पैसों को साइड में फेंक के अपने दिल को पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट बढ़ती हुई जा रही थी, इसलिए उसका दर्द भी बढ़ते हुए जा रहा था। इसके बाद वो डायरेक्ट वहीं पे ही बेहोश हो जाता है, और आखिर में हमें यहाँ पे सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जिसके लिए मैं तरस रहा था। जाओचन का सारा डेटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो तुम देख लो, मैं नहीं दिखाने वाला। जिसके बाद हम लोग जाओ को देखते हैं और जाओ यहाँ पे अपना वाला फ्लैशबैक देख रहा था, जहाँ पे जाओ की मदर उसे बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला, 2-3 सालों में ठीक होने लगेगी, लेकिन मेरी बीमारी असल में 2-3 सालों में और भी ज्यादा खराब हो गई है, और मेरे पास ज्यादातर सिर्फ 2 ही साल बचे हुए हैं जिंदा रहने के लिए। जहाँ पे जाओ की मदर उसे बताती है कि वो सच में उसे दोबारा देखना चाहती थी, उसको बड़ा होते हुए, उसकी शादी होते, उसके बच्चों को देखते हुए, उसके चेहरे को दोबारा चुनना चाहती थी, लेकिन अब तो उनके पास वो ताकत भी नहीं बची है कि वो ठीक से खड़ी भी हो पाए। जिसके बाद वो अपना दम तोड़ देती हैं, वही बोलते हुए कि मॉम्स लव्स यू, वेरी वेरी लव यू, स्पेशली लव्स यू। और बाय द वे जाओ की मदर ने ये फोन के जरिए बोला था, मतलब उस टाइम पे जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, जाओ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था काम की वजह से शायद, इसलिए जाओ को जब पता चला कि उसकी मदर नहीं रही तो वो काफी ज्यादा निराश हुआ था खुद के ऊपर ही कि वो आखिरी समय में भी अपनी मदर के साथ में नहीं था। और इसी फ्लैशबैक को याद करते हुए उसकी आंखें खुल जाती हैं। जिसके बाद वो खड़ा होता है और जाओचन के घर को देखता है, तो उसे पता चल जाता है कि वो अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है, वो बस सपना देख रहा था। जिसके बाद आधा दिन गायब रहने के बाद बॉस भी यहाँ पे आ जाता है, जो कि उसे पूछता है उठ गए तुम। जिसपे जाओ उसे कहता है कि यार इतने दिनों से कहाँ गायब थे तुम। इस पे बॉस कहता है कि अलग जगहों पे जाना पड़ता है और वहाँ पे भी काम रहता है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो तुम पहले ही बेहोश पड़े हुए थे, तुम तो साला इतने बुरे हालातों में थे कि 2 दिनों तक तो मैं घूमे उड़ता रहा, मुझे लगा कि तुम्हारा हो गया भैया, तुम निकल लिए यहाँ से। इसके बाद जाओ बॉस को पूरी कहानी बताता है कि वो एरिना के अंदर गया हुआ था पैसे कमाने के लिए, कि उसने कैसे पावर का इस्तेमाल किया और कैसे यहाँ पे उसका निफलन के साथ में सामना हुआ था, और कैसे उसने यहाँ पे जाओ की आंखें बाहर निकाल ली थी। इतना सब सुनने के बाद में बॉस उल्टा जाओ के ऊपर ही चिल्लाने लगता है, ये कहते हुए कि मैंने बोला था कि उल्टा सीधा तरीके से मेरी पावर्स का इस्तेमाल ना करना, अगर तुम मारे जा चुके होते तो फिर मैं क्या करता। जाओ आगे से कहता भी है कि उसने यहाँ पे जरूरत पड़ने पे ही इस्तेमाल किया, बस वो ठीक से काम नहीं किया। इस पे बॉस उसे कहता है तुम्हें लगता है अगर तुम मारे गए तो फिर मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर सकता हूँ, तुम्हें मैं बता दूं कि ये तुम्हारी आखिरी इच्छा थी जो मैंने पूरा किया था, और इसे पूरा करने के लिए मेरी काफी ज्यादा ताकत इस्तेमाल हो गई थी, इसलिए अगर तुम्हारी दोबारा टिकट कटती है तो मैं तो तुम्हें नहीं बचाऊंगा, और तुम पहले ही मर के जिंदा हो चुकी हो, इसलिए इस लाइफ को वैल्यू दो थोड़ा सा। जिसपे तो जाओ भी हैरान था कि ये हरामी ऐसी बातें भी बोलता है कि ये मोटिवेट भी करता है लोगों को। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि हाँ वो इस लाइफ को यहाँ पे थोड़ा सा चेरिश करेगा। इसके बाद बॉस यहाँ पे जाओ को ये बता देता है कि तुम जिस मॉन्स्टर से भिड़ के आए हो, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे इस वर्ल्ड से बिलोंग करता है, ये तुम्हें आगे पता चलेगा कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। आगे जाके डंजन वाला सिस्टम भी आ जाएगा इसमें, सबर चाटो बस तुम्हें इसमें सब कुछ मिलेगा। जाओ आगे से कहता भी है कि कहीं से भी आए हो साला, मैं थोड़ी ना उस दोबारा जगह पे जाने वाला हूँ। इसके बाद वो यहाँ पे उस लड़की के बारे में भी सोचता है कि वो कौन थी भाई, हालांकि बाद में वो उसको भी छोड़ देता है, ये कहते हुए ले लो आप पे ध्यान बरो, साला वो जरूरी है सबसे ज्यादा। लेकिन उसके बाद उसे पैसों का ध्यान आता है, जिसके बाद वो भागते हुए पैसों को जाता है और कस के पकड़ लेता है, चेक करने के बाद में कि असल में माल भरा पड़ा हुआ ही है। बॉस उससे भी कहता है कि तुम इन कागजों के लिए वहाँ पे मरने के लिए गए थे क्या। जिसपे जाओ आगे से उससे बोलता है तुम्हें नहीं पता है कि ये कागज कितने ज्यादा कीमती है मेरे लिए, इनकी बदौलत ही जिंदा रहूंगा, किस्तें कटती है मेरी। इसके बाद जाओ को यहाँ पे अपनी चोटों के बारे में याद आता है, छोटी मोटी चीटें तो अपने आप ही ठीक हो गई थी, लेकिन जो उसकी पसली के पास में लगा हुआ था वो कुछ ज्यादा ही गहरा था, तो वो हील होने में टाइम लग रहा था, और साथ में उसे इन्फेक्शन का भी खतरा था, तो वो डॉक्टर को देखने के लिए निकल जाता है हॉस्पिटल, जहाँ पे डॉक्टर उस घाव को चेक करता है और उसे बताता है कि घाव तुम्हारा एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ही ठीक हो रहा है। और वो जाओ से भी पूछता है कि घाव इस तरीके से हील नहीं होते नॉर्मल लोगों के, तुम पक्का एक स्कॉलर होगे। इस पे जाओ आगे से बताता है कि हाँ वो एक ओरेकल है। तो डॉक्टर को जैसे ही पता चलता है कि जाओ यहाँ पे एक ओरेकल है, तो वो उसको यहाँ पे अपनी स्कीम चिपकाने लगता है, ये कहते हुए ये खरीद लो, तुम्हें कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जाओ आगे से कहता है किस्तें कटवानी है, नहीं है पैसा
मेरे पास। तो डॉक्टर अगली स्कीम देने लगता है, ये कहते हुए ये वाले लोग ये महंगाई में भी कम नहीं होगी। हालांकि जाओ उसको भी मना कर देता है और यही सोचता है अच्छा उस मॉन्स्टर की टंग यहाँ पे पॉइजनस नहीं थी तो फिर उसे इन्फेक्शन हो जाता। हालांकि बजाओ को ये भी समझ में नहीं आ रही थी कि उसकी आंखें क्यों जल रही हैं। तो मेरे डॉक्टर जाओ को यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन वाली गोलियां देना चाहता था। तो जाओ जब उन गोलियों को देखता है तो वो गोलियां चमक सी रही थी। वो डॉक्टर से पूछता भी कि ये चमक क्यों रही है। डॉक्टर उसे बताता है कि वो चमक देख नहीं पा रहा है, ये खास तरीके की एंटी इंफ्लेमेटरी वाली गोलियां है जो कि खास ओरेकल्स के लिए ही बनाई गई है। लेकिन जाओ को साफ साफ वो चमक दिखाई दे रही थी, उसे पता था कि वो इन्हें अच्छे से देख पा रहा है। तो डॉक्टर अगली स्कीम उसे चिपकाने लगता है, ये कहते हुए शायद से तुम्हें भ्रम हो रहा है, ये दवाई भी लेते जाओ, ये खास तरीके का प्रोग्राम है, तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। हालांकि जाओ उसे भी मना कर देता है क्योंकि उसे ये लाइट हर जगह से आती दिखाई दे रही थी, यहाँ तक कि नॉर्मल लोगों से भी। वो फिर जाओ को थोड़ा थोड़ा समय लगता है समझने में कि उसे ये लाइट इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो एक ओरेकल बन गया है। और उसे धीरे धीरे ये भी समझ में आ रहा था कि जो लाइट है बेसिकली जो रोशनी उसे दिखाई देती है वो ये भी बता देती है कि यहाँ पे लेवल कितना है उस पर्सन का। ऑर्डिनरी लोगों की जो लाइट होगी वो एकदम जिमली जिमली से रहेगी, लेकिन अगर इसी ओरेकल की लाइट है तो वो एकदम गाढ़ी गाढ़ी रहेगी। इसके बाद वो यहाँ पे निल्फन की उस लाइट को याद करता है कि उसकी भी बढ़िया थी। बेसिकली वो भी यहाँ पे सेकंड लेवल का ओरेकल जो था, जिसे जाओ को काफी ज्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि वो इस वजह से यहाँ पे पता लगा सकता है कि कौन से एनिमी का कितना लेवल है। वो भी इस वजह से जाओ को ये भी पता चल जाएगा कि वो कितने ज्यादा यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि एक की फीचर होता है यहाँ पे ओरेकल्स के लिए, क्योंकि वो ओरेकल्स यहाँ पे स्टार एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग बनते हैं। उतने में ही यहाँ पे जाओ की बगल से एक बंदा बाहर निकलता है जिसकी जो स्टार एनर्जी थी वो काफी ज्यादा हाई थी। जाओ उसे देखते ही समझ आता है कि ये पक्का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा है। वहीं पे जो दूसरा बंदा था उसे भी कहीं ना कहीं पता चल गया था कि उसे अभी यहाँ पे एब्जॉर्ब किया गया है, लेकिन जब वो चेक करता है तो फिर यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं था। लेकिन बाद में उस बंदे को यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेटर से पता चलता है कि अपने मिशन पे ध्यान दो, हम लोग एलियन स्टार को ढूंढने के लिए आए हैं, उसे ढूंढ के निकालो। इस पे वो बंदा आगे से बताता है कि वो यहाँ पे इतनी दूर से इसीलिए आया है ताकि वो उस लिटिल पर्सन को ढूंढ सके और वो कुछ टाइम के लिए इस कंट्री में ही रहने वाला है। जिसपे उसका कोऑर्डिनेटर उसे हिंदी में समझा देता है अगर वो तुम्हें मिल भी जाए तो भी सिर्फ चुपचाप हमारा कहना मानना, हमें नहीं पता कि वो एनिमी है या फिर एलआई, इसलिए सीधा सिर्फ कॉन्टैक्ट के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। बॉस ने बताया है कि वो एलियन स्टार यहाँ पे हिस्ट्री को बदलने के लिए चेंजिंग पॉइंट होगा। जिसपे वो बंदा अपने ग्लासेस उतार के कहता है कि अगर वो एलियन स्टार एनिमी हुआ तो वो उसे कुचल के रख देगा। बाय द वे ये ए रैंक का थीफ है और इसका नाम है आमिर। हाँ अजीब लग रहा होगा, बाय द वे आमिर खान चाइना में फेमस है तो हो भी सकता है नाम इसका। खैर इसके बाद जाओ यहाँ पे स्कूल के अंदर एंट्री मारता है तो प्रिंसिपल उसे धर दबोचता है गली में ही और उससे पूछता है राजा जी इतने दिनों तक थे कहाँ पे आप, बताने का कष्ट करेंगे। जिसपे जाओ क्या ही बताता है कि वो इलीगल फाइट कर रहा था, वो यही बोलता है कि किसी जरूरी काम की वजह से वो आ नहीं पाया। जिसपे प्रिंसिपल उसे कहता है कि मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई इशू तो नहीं है। जिसपे जाओ पूछता है कि आपको कंपटीशन की चिंता है क्या, कि मैं पीछे ना हट जाऊं। प्रिंसिपल आगे से बताता है कि ऐसा नहीं है, मुझे बस यही लग रहा है कि तुम्हें कोई परेशानी है जो तुम बताना नहीं चाहते। तुम्हारे पास बढ़िया टैलेंट है, भले ही तुम कंपटीशन के लिए मना कर दो लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। वैसे भी एकेडमी का मेन पर्पज यहाँ पे कंपटीशन को जीतना नहीं बल्कि एक अच्छे टैलेंट को सपोर्ट करना है। जिसपे जाओ बताता है कि वो एकदम भला चंगा है और वो कंपटीशन के अंदर भी हिस्सा लेगा। प्रिंसिपल उसे कहता है चुपचाप इलाइट क्लास के लिए निकल जाओ, अभी की अभी दिखाई ना दो यहाँ पे। इसके बाद जाओ इलाइट क्लास में दोबारा आता है तो फिर सैन और साउजिया उसके पास में आते हैं जो कि उसे ये पूछते हैं कहाँ थे भाई, मुझे लगा कि तुम मर गए। इसमें जाओ भी आगे से कहता है काहे भैया भरी जवानी मारे दे रहे हो। उतने में सैन अपने पास से अपना एटीएम कार्ड बाहर निकालता है और जाओ को बताता है कि साउजिया और उसने यहाँ पे पैसे मिला के उसके लिए 3 लाख इकट्ठा कर दिए हैं, अब वो अपनी मनपसंद की कॉम्बैट टेक्निक यहाँ पे खरीद सकता है। जिसपे जाओ काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ था क्योंकि उसने कैजुअली बोला था पैसों के लिए, लेकिन इन लोगों ने सीरियस ले लिया। इसलिए जाओ पैसे मना कर देता है कहते हुए कि उसे बाद में मिल गया था इसलिए वो लोग पैसे वापस ले सकते हैं, लेकिन वो लोग अभी भी पैसे देते हुए कहते हैं कि तुम बाद में ले लेना भाई, कुछ तुम्हें काम आ जाए। उतने में वैन हाउ भी यहाँ पे आता है जो कि यहाँ पे साउ को पैसे देने के लिए आया था क्योंकि उसने बेन की बातें सुन ली थी। हालांकि ये कम ही दे रहा था लेकिन फिर भी देना मायने रखता है। जाओ उसे कहता भी है कि तुम्हें इस तरीके से बिहेव करने की जरूरत नहीं है और साउजिया उसे कहती है कि तुम हमारी टीम में घुसना चाहते हो क्या। जिसपे वैन हाउ आगे से बताता है कि वो शुरुआत में तो माफी मांगना चाहता था क्योंकि उसने गलत बर्ताव किया था, उसे लगा कि जाओ यहाँ पे करेक्शन की वजह से आया है, लेकिन सैन ने यहाँ पे सारी चीजें समझा दी है तो वो माफी मांगना चाहता है और उनका दोस्त बनना चाहता है। जिसपे साउजिया जाओ से पूछती है कि हम इसका क्या करें, अंदर आने दे फिर भगा दे, तुम्हें इसे हराया है। इसपे जाओ कहता है ले लो भाई, मैं किसी का बुरा नहीं मानता। इसके बाद वो लोग वैन हाउ को भी अपनी टीम के अंदर ऐड कर लेते हैं। वहीं जाओ इनकी दोस्ती देख के काफी ज्यादा खुश होता है और उसे खुशी थी कि वो जिंदा बच गया, नहीं तो वो दोबारा इनसे मिल भी ना पाता। इसके बाद हम लोग जाओ को ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं और वो हमें बता रहा था कि स्टार एनर्जी और लेवल अप यहाँ पे कैसे काम करता है। ये बिल्कुल स्पिरिचुअल एनर्जी की तरीके ही काम करता है। स्टार एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करो और जितना ज्यादा यहाँ पे तुम्हारा एब्जॉर्प्शन हाई होगा उतना जल्दी जल्दी तुम्हारा लेवल अप बढ़ेगा। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन रेट रहता है वो काफी ज्यादा ट्रिकी रहता है। अगर तुम्हारी बॉडी स्टार एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा लेवल कितना है वो बढ़ेगा ही नहीं। एक तरीका ये भी है जिसे तुम अपने एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा सकते हो और वो है इंटेंस एक्सरसाइज करना, जैसे एब्जॉर्प्शन रेट यहाँ पे बढ़ सकता है। लेकिन इंटेंस ट्रेनिंग और अच्छे गियर पहनने के बावजूद उसका एब्जॉर्प्शन रेट काफी ज्यादा कम था
और हाँ, अगर एक्स्ट्रा एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर ज्यादा देर तक स्टोर रहती है, वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होती, तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। मतलब टाइम लिमिट है, तुम्हारी बॉडी को उतने टाइम के अंदर ही पूरी एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, नहीं तो कितनी भी अंदर खींच लो कोई फायदा नहीं है। और इसीलिए कई सारे लोग हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में सिर्फ वन लेवल पे अटके रह जाते हैं, और ये चीज जाओ के लिए परेशानी बढ़ रही थी, क्योंकि अगर उसने जल्दी यहाँ पे अपने एब्जॉर्प्शन रेट को बूस्ट करने का तरीका नहीं ढूंढा, तो वो भी यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए अटका रहेगा। उतने में सन उसके पास आता है और उससे बोलता है, इस तरीके से भागना बोरिंग होगा ना, चलो चल के थोड़ी सी स्पारिंग करते हैं, यानी कि प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस का नाम सुनते ही जाओ को याद आता है कि जब वो यहाँ पे विवलन के साथ में फाइट कर रहा था, तब उसका यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन का रेट था वो काफी ज्यादा हाई हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे इंटेंस माहौल था, तो उसकी एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी और उसका कंजम्पशन भी हाई था, जिससे हजाओ को एक बढ़िया आइडिया आता है और वो सन से कहता है कि सभी लोगों को बुला लाओ। इसके बाद हम लोग साउजिया को देखते हैं, जो कि अपनी पम्प टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी, और साथ ही में सन को भी, और वो भी अपनी कॉम्बैट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। जिसके बाद वो दोनों मिल गए यहाँ पे जाओ के साथ फाइटिंग मैच कर रहे थे, जहाँ पे जाओ 1 वर्सेस 2 कर रहा था। साथ ही में वो लोगों को गाइड भी कर रहा था कि इस तरीके से तुम्हें अपना बैलेंस बनाना और कैसे क्या करना है। और 1 घंटे तक प्रैक्टिस करने के बाद में वो लोगों से कहता है कि चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। जिस पे साउजी आगे से कहती है कि जब उसने बोला था कि वो 1 वर्सेस 2 करने वाला है, उसे लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसे छू भी नहीं पाएंगे। वो भी आगे से कहता है कि ये मेथड काफी ज्यादा बढ़िया है, जहाँ पे वो लोग बिना किसी दिक्कत के अपनी पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। उन दोनों का बारी खत्म हो जाता है, तो फिर वेन हाउ की बारी आती है। कहता है, कल्ला नंबर मेरा बा।